आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम थर्मोडायनामिक आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने वर्क तक पढ़ लिया था, थोड़ा मेरा आज गला भी ख़राब है। तो थर्मोडायनामिक्स का हमने वर्क तक तो पढ़ लिया था, ठीक है। तो मैंने कहा था पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके आगे फिर हम नेक्स्ट स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज एंथैल्पी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं वर्क के, ठीक है। मैं बोलती हूँ, मैंने बोला या क्वेश्चन ने बोला कि 2 लीटर हमारे पास स्टार्टिंग में वॉल्यूम था, वो आपका एक्सपेंड हुआ है 10 लीटर तक आपका एक्सपेंड हुआ, ठीक है। अब उसने बोला ये आपका एक्सपेंड कैसे हुआ है, ये हमारा एक्सपेंड हुआ है आइसोथर्मली ये हमारा एक्सपेंड हुआ है इन वैक्यूम में। प्रेशर इसने बोला है कि जो इसने प्रेशर दे रखा है वो आपका 10 atm है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब आपका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ आइसोथर्मली इन वैक्यूम में, उस टाइम पे 10 atm हमारा प्रेशर था। उसने बोला है कि आपको वर्क डन निकालना है, कितना होगा। मैंने बोला था कि वैक्यूम में आपका वर्क डन क्या होता है बेटा, 0 होता है। चाहे वो फिर रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, वैक्यूम में हमारा वर्क डन जो होता है 0 होता है, जब तक आपका P क्या नहीं गिवन है, कुछ मतलब P आपका 1 एक्सटर्नल नहीं गिवन है। अगर P एक्सटर्नल गिवन होता तो कुछ और होता। यहाँ पे उसने बोला आइसोथर्मली बस एक्सपेंड किया है और वहाँ पे आपका वर्क डन क्या है, वर्क डन आपका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोल देती कि अगर सेम एक्सपेंशन है लेकिन इस बार हमारा P एक्सटर्नल है 1 atm, अब हमारा वर्क डन क्या हो जाता। P एक्सटर्नल के लिए हम क्या यूज़ करते थे, इरिवर्सिबल वर्क हम यूज़ करते थे। मैंने बोला था कि P एक्सटर्नल का जो हमारा फॉर्मूला होता है हम इरिवर्सिबल वर्क के लिए भी वही लेंगे, क्या होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। P एक्सटर्नल हमारा 1 atm है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम 10 - 2 कितना हो जाएगा -8 है। बाय वर्क डन आपको निकालना है बाय द सिस्टम वर्क डन निकालोगे, बाहर जो आएगा आपका वर्क डन ये आपका माइनस में आएगा। ये जो वर्क डन हम लेंगे ये हम अब नेगेटिव लेंगे, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, वर्क डन आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। वर्क हमेशा हमारा प्लस में आता है, तो ये हो जाएगा। वो मैंने खुद से कुछ भी ले लिया था तो माइनस में आ रहा था, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और चेंज किया, ठीक है। अब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद से कुछ भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी करना कैसे है। अच्छा, आज डस्टर तो गंदा ही हो रखा है, आज ये हमारा डस्टर रहेगा, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उससे मेरा वाइट बोर्ड ब्लैक हो रहा है, इसलिए आज हम इसी से रब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आपका वॉल्यूम जो है एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। आइसोथर्मली आपका वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है और कितना कर रहा है, सेम वही ले लेती हूँ 2 से आपका 10 लीटर आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। अब उसने बोला है वर्क डन आपको निकालना है किसमें, वर्क डन आपको निकालना है बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना है और रिवर्सिबल का निकालना है। प्रेशर मैंने बोला कि यहाँ पे 10 है, प्रेशर मैं आपका बोल रही हूँ कि 1 है, और 1 छोड़ो 10 है प्रेशर मेरा, क्या हो जाएगा। रिवर्सिबल के लिए हमारे पास होता है 2.303 nRT log ऑफ V2/V1, यही होता है। चलो ये तो हो गया। nRT जब प्रेशर दे रखा है तो क्या करें, ये जो आपका nRT है, nRT इसके जगह हम ले सकते हैं PV, इसको यहाँ पुट करते हैं, वर्क डन हो जाएगा मेरा 2.303, P मेरा कितना होगा, प्रेशर मुझे दे रखा है 10 इंटू वॉल्यूम कितना है 10 से 2 8,
लॉग फाइनल वॉल्यूम है 10, इनिशियल है आपका 2, 2 5 हो जाएगा आपका 10। W आपका माइनस में होगा, बाय द सिस्टम है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, 2.3 इंटू 80, लॉग 5 कितना होता है आपका 0.69। जो भी मेरा आंसर आएगा वो वर्क डन का ही होगा। ठीक है, ऐसे हमें करना है, इजी है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना होता है, क्वेश्चन में ऐसे हमें लिखना होता है। आगे करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन दे रखा है कि आपका, इस स्टेटमेंट को समझना, बोला है कि आपका सेम 2 लीटर से 10 लीटर आपका गैस जो है वो आपका आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है। आइसोथर्मली आपका जो ये है, ये हमारा एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, ओके। अब उसने बोला कि जो फाइनल वॉल्यूम आपका है, फाइनल वॉल्यूम बोला है कि हमारे पास है 10 लीटर। ठीक है, ओके। आगे उसने बोला है कि वर्क डन निकालना है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का। और ये जो एक्सपेंड हुआ है ये आपका रिवर्सिबली हुआ है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो होगा क्या। सिंपल से हमें पता होता है कि होगा क्या, देखो एक्सपेंशन हुआ है। मान लो मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें वॉल्यूम डाला है। ठीक है, आपको पता है अंदर से आपका जो सिस्टम के अंदर होगा वहाँ पे आपका प्रेशर जब बढ़ेगा, इसका प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो ही तो ये सिस्टम ऊपर मूव करेगा, मतलब ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा और आपका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन अब क्या है, हीट अंदर सिस्टम में है, सिस्टम से बाहर को जाएगी, सिस्टम से बाहर को जाएगी तो वर्क डन हमारा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। नॉर्मली हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है 2.303 nRT ln log ऑफ V2 अपॉन V1। हम ये नेगेटिव साइन किसके लिए लेते हैं, हम लेते हैं आपका कंप्रेशन के लिए। ठीक है, या फिर तो हम ये समझेंगे कि वर्क डन में हम नेगेटिव साइन किसके लिए लेते हैं, कंप्रेशन के लिए लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, तो पॉजिटिव आएगा। या फिर मैं बोलूँगी कि सिस्टम से आपका हीट जो है वो बाहर को जा रहा है, बाहर को जा रहा है कि आपका, इसका मतलब है हीट आपका सिस्टम से बाहर ट्रांसफर हो रहा है। बाहर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे जो वर्क भी हो रहा है वो क्या कर रहा है, वर्क भी सिस्टम की वजह से हो रहा है। इस सिस्टम में प्रेशर, इस सिस्टम के अंदर ही आपका वर्क हो रहा है जिसके वजह से आपका पिस्टन ऊपर उठा होगा। सिस्टम की वजह से वर्क होता है तो नेगेटिव साइन आता है, ये सब हमने पढ़ा। या फिर तो ये है, इसको समझना है, नहीं समझ सकते तो एक्सपेंशन हुआ है पॉजिटिव आएगा। सेम केस पीछे वाले में भी रहा होगा, क्या रहा होगा, सिस्टम की वजह से वर्क था तो आपका यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि सिस्टम की वजह से वर्क है, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि अंदर काम हुआ है, ये जो पूरा सिस्टम है इसकी वजह से काम हुआ है, जिसकी वजह से आपका पिस्टन ऊपर उठा होगा। पिस्टन ऊपर उठा है, वर्क डन हुआ है सिस्टम की वजह से, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा। या फिर हम बोलेंगे कि एक्सपेंशन हुआ है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट ही करता था कंप्रेशन को। अब तो हम कर लेंगे 2.303 nRT की जगह PV log ऑफ V2 अपॉन V1। यहाँ पे आपका P दे रखा है आपको 1। ठीक है, P हमारा 1 है। वॉल्यूम कितना लेंगे,
आप बोलोगे मैडम 8 लेंगे, तो मैं उसे कहूँगी गलत, आपके आएंगे 0 मार्क्स अगर ऐसा करोगे। बोला है कि 2 से 10 लीटर तक एक्सपेंड हुआ, बाद में जब मैंने बाल्टी देखी एक्सपेंड हो गया, सब कुछ खत्म, जो मेरे पास फाइनल वॉल्यूम इस बाल्टी में बचा है वो 10 लीटर बचा है, यानी कि वो टोटल वॉल्यूम अब जो बचा हुआ है, उसने एक्सपेंशन के लिए नहीं बोला, एक्सपेंशन की बात अलग है, लेकिन एट लास्ट जो आपका टोटल वॉल्यूम इस बीकर में या जो भी बाल्टी में ले रही हूँ उसमें बचा है वो 10 बचा है, यानी कि फाइनल इतना बचा है सब कुछ होने के बाद। ठीक है, आपको नहीं करना है, उन्होंने जब ये बोला है तो इसी को लेना है। आप नहीं बोलोगे मैम ये तो माइनस होना चाहिए था, ठीक है भाई माइनस होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया है कि फाइनल वॉल्यूम 10 है, तो फाइनल वॉल्यूम 10 ही होगा, 1 × 10। ठीक है, लॉग ऑफ V2 है 10/2 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.3 × 10 0.69, log 5 की वैल्यू होती है। वर्क डन आपका आ जाएगा 16.1 लीटर ATM, इसका था 80, इसका आपका था ATM, इसकी थी लीटर। समझ आ गया? आ गया होगा, सिंपल है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, जो मैंने समझा रखा है उस इस क्वेश्चन में वो सब कुछ यूज हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है, जैसे आपको आता है वैसे करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है। ठीक, इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन अगर हो रही है, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देती हूँ तो आपका जो QV होता है वो आपका U के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा। ऐसा नहीं बोल सकते नहीं पढ़ा, कल ही पढ़ा। कैसे आया? आया कैसे? Q = होता है U + W। ठीक है, मैंने बोला कि वर्क डन के अंदर ही होता है। हम मैकेनिकल वर्क लेते हैं, वर्क डन के अंदर वॉल्यूम एंड प्रेशर होता है। वॉल्यूम क्या है आपका यहाँ पे? कांस्टेंट है, यानी कि 0 लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि QV कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका जो हीट है वो आपके U के बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ये हमने कल पढ़ लिया था, इतना हम समझ गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम केस में हम रिएक्शन ऐसे ही लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट लो। क्या आप प्रेशर को कांस्टेंट नहीं ले सकते? मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें मैंने कुछ रिएक्शन कराई, इसमें जो भी प्रेशर था उसको मैंने कांस्टेंट किया है। अब मैं प्रेशर कांस्टेंट कर रही हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं कर रही हूँ। अब मुझे इसका क्या, अब मुझे देखना है कि इसमें क्या होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो हीट कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पे तो हमने कर दिया कि इंटरनल एनर्जी से मैं अब हीट को मेजर करूंगी अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम किससे मेजर करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, इसे हटाते हैं। अगेन हमारे पास वही रिएक्शन है, Q = U + W। इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 नहीं होगा। वर्क डन हमारा 0 नहीं होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा तो आपका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम के कांस्टेंट होने से वर्क डन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एज कंपेयर टू प्रेशर। ठीक, तो Q = हम लिख सकते हैं U + यहाँ पे आ जाएगा P ΔV। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ P लिखा है। ठीक है, ओके, ये है आपकी इक्वेशन। मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1, मैंने लिखा फॉर फर्स्ट या फिर आपके फर्स्ट फॉर इनिशियल रिएक्शन
जब मैंने बीकर में स्टार्टिंग में रिएक्शन देखा होगा, तब आपका हीट जो मैंने दिया होगा उस टाइम पे आपकी इंटरनल एनर्जी रही होगी 1 प्लस पी, आपका यहाँ पे जो P ऑफ डेल्टा V ऑफ 1 रहा होगा, यही रहा होगा, यहाँ पे V1 रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ फॉर फाइनल स्टेप के लिए, तो क्या हुआ होगा, फाइनल स्टेप में मेरा क्या रहा होगा, आपने Q दिया होगा, ठीक है, आप Q दे रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये इंटरनल एनर्जी होगी U2, यानी कि आपने थोड़े टाइम बाद जब रिएक्शन को देखा होगा, फाइनल स्टेप ही वो आपका रहा होगा, क्योंकि हमें नॉर्मली हमारा जो हीट होता है Q जो मेरा होता है ये आपका पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता, पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन QP हमारा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, QP मेरा स्टेट फंक्शन होता है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी, इसके आगे देखते हैं। पहले अब क्या होगा, QP आपका QP ही रहेगा, हीट जो सप्लाई हुआ है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, क्या हुआ होगा अब U2 माइनस U1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका U2 माइनस U1, फिर प्लस PV2 माइनस PV1, यही रहेगा। ठीक है, अब मैं ऊपर का रब कर रही हूँ, क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, QP इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस खोल देते हैं PV2 माइनस PV1, ठीक है, U2 प्लस PV2, ठीक, और यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस U1 माइनस PV1, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, QP हीट आप दे रहे हो कांस्टेंट प्रेशर में, U2 प्लस PV2 एक जगह ले लेते हैं, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट खोल दिया मैंने तो यहाँ पे हमारा माइनस ही आएगा, तो फिलहाल हम कॉमन ले रहे हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। इतना हमारा हो गया, आप यहाँ पे लिखना नोट करके, जो हमारी एंथैल्पी होती है डेल्टा H या फिर H, ये होता है आपका U प्लस PV, ये होती है मेरी एंथैल्पी। इधर पुट करती हूँ, QP आपका हो जाएगा यहाँ पे H2 माइनस H1, यानी कि QP आपका क्या है, डेल्टा H। होता क्या है बेटा, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट को एंथैल्पी मेजर करता है, चेंज इन एंथैल्पी। H2 माइनस H1 इनिशियल और फाइनल स्टेप के बारे में बात कर रहा है, यानी कि डेल्टा H जो मेरा है ये हमारा स्टेट फंक्शन है, जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल के बारे में बात कर रहा होता है। वॉल्यूम मेरा V2 माइनस V1 क्या है, स्टेट फंक्शन है। वर्क डन अभी तक आपने देखा W2 माइनस W1 मैंने यूज किया, नहीं यूज किया, क्योंकि वर्क डन हमारा स्टेट फंक्शन होता ही नहीं है, वर्क डन हमारा पाथ फंक्शन होता है। क्यू में मैंने क्या यूज किया, क्यू में तो मैंने यहाँ पे भी यूज नहीं किया, यहाँ पे भी ये वाले में भी मैंने Q2 माइनस Q1 यूज नहीं किया, क्योंकि आपका जो हीट होता है वो अभी आपका पाथ होता है, पाथ मतलब स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो फिर आप बोलोगे मैडम तो QP आपका स्टेट फंक्शन कैसे, आप बोल रहे हो कि QP आपका स्टेट फंक्शन हो जाता है, क्योंकि डेल्टा H है हमारा पाथ, सॉरी स्टेट, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर है मेरा स्टेट, बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, H और QP इक्वल है। तो जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, नोट, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है बेटा, पहला कंडीशन प्रेशर कांस्टेंट होता है,
तो डेल्टा एच आपका क्यूपी के बराबर हो जाता है। तो अगर डेल्टा एच आपका स्टेट फंक्शन है तो क्यूपी भी आपका क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड, वॉल्यूम जब आपका कांस्टेंट होता है, आपका यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी क्यूवी के बराबर होती है। यहाँ पे भी क्यू हमारा स्टेट फंक्शन है तो ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपका इस टाइम पे अगेन स्टेट फंक्शन हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है। पता चल गया कैसे होगा, समझ गए हम कि वैसे तो नॉर्मली हमारा हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, यानी कि वो आपका डिपेंड नहीं करता इनिशियल और फाइनल स्टेट में, वो पाथ डिपेंडेंट होता है। लेकिन बिकॉज हमें पता है कि जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, कांस्टेंट या वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, तो प्रेशर हमारा हमारा हीट जो होता है वॉल्यूम कांस्टेंट करने में इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और हमारा जो प्रेशर कांस्टेंट करने में हीट जो होता है वो आपका चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो गया है। तो अगर ये आपका स्टेट फंक्शन है तो यहाँ पे ये भी आपका स्टेट फंक्शन हो जाता है। कंडीशन है अगर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर ये नहीं है, अगर ऐसा गिवन नहीं है कि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो मेरा हीट हमेशा पाथ फंक्शन ही रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इतना हम समझ गए, हो गया क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहां से हमारा निकल के आ गया कि हीट जो होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारा किसको मेजर करता है, हमारा चेंज इन एंथैल्पी आपके हीट को मेजर करता है। एक और चीज यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि जब आपका डेल्टा वी यानी कि फिर आप बोलो वॉल्यूम चेंज ही नहीं है, चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज कैसे होगा। अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो बोल रहा है कि डेल्टा एच आपका डेल्टा यू के बराबर है। ऐसा क्यों, कल मैंने कराया था, दोबारा से आज करा देते हैं। डेल्टा एच नहीं कराया था, देखते हैं ऐसा क्यों। ऐसा क्यों, कल मैंने ये कराया था कि जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू आपका क्यू के बराबर हो जाता है, कल मैंने ये कराया था। आज मैंने बोला कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो तब आपका डेल्टा एच आपके क्यू के बराबर हो, क्यू पी के बराबर हो जाता है, ठीक है। इस टाइम पे आपकी हीट को इंटरनल एनर्जी और एच मेजर कर रही है। अब मैं बोल रही हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा एच आपके डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम का वर्क डन में पड़ता है फर्क, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा जीरो। प्रेशर से इतना फर्क नहीं पड़ता, तब मेरा डेल्टा एच आपका डेल्टा यू के बराबर है या नहीं है, यही बात तो लिखी है मैंने, है ना, ठीक है। इतना हम समझ गए, तो एंथैल्पी हम यहाँ से समझ गए, ठीक। आगे देखते हैं। डेल्टा एच अगर मैं बोल रही हूँ कि ये आपके P प्लस यू प्लस पी प्लस डेल्टा वी के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 मैं ले लेती हूँ इस टाइम पे। हमें पता होता है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी, फॉर आइडियल गैस के लिए, मैं वैसे तो आइडियल गैस ही लेते हैं हम हमेशा, तो आइडियल गैस के लिए हमें पता होता है पी वी आपका NRT के बराबर होता है, हमें ये भी पता होता है, ठीक है। तो इसके जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NRT। डेल्टा एन मतलब चेंज इन मोल। ये चेंज इन मोल हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा रिएक्शन से। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जो डेल्टा एन होता है वो होता है आपका मोल्स इन
प्रोडक्ट माइनस मोल्स इन रिएक्टेंट, यही होता है। लेकिन ये डेल्टा एन हर किसी रिएक्शन के लिए नहीं होगा, ये होता है ओनली फॉर गैसेस, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एन जी लिखा होता है। यानी कि ये मोल्स आप सिर्फ गैस के लिए निकालोगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं निकालोगे। ठीक है, इतना हम समझ गए। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन चुका है और हम समझ चुके हैं कि हमारा अनदर स्टेट फंक्शन एंथैल्पी क्या होती है, इतना हम समझ गए। ठीक है, ओके, इतना हमारा आज के लिए एंथैल्पी का हो गया। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इजी आएगा, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इजी सा आएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एच दे रखा होगा, बाकी एन आप निकाल ही दोगे रिएक्शन को देख के, आर टी टेम्परेचर दे रखा होगा, आर आपको पता है, बाकी हम निकाल देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें पता चल जाए इस फॉर्मूले को पुट कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ठीक है, वाटर है 1 मोल, 1 मोल आपका वाटर है। ठीक है, बोला है टेम्परेचर आपका गिवन है, बोला है 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर दे रहे हो इस 1 मोल ऑफ वाटर को बीकर में। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो मोलर एंथैल्पी चेंज, यानी कि आपका एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एच भी आपको गिवन है, वो है आपका 41 किलो जूल पर मोल, 41 किलो जूल पर मोल आपका ये गिवन है। ठीक, आगे क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है अगर व्हेन 1 मोल ऑफ H2O अगर इज वेपराइज्ड, अगर ये आपका वेपराइज्ड हो रही है एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, क्या होगी। इजी सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ से रिएक्शन पता चल रही है कि 1 मोल ऑफ वाटर से आपका वेपर से क्या बन रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस वेपराइज हो रहे हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर आपका वेपराइज हो रहा है, यानी कि आपका पहले वो लिक्विड रहा होगा, 1 मोल है, आगे एक ही रहेगा, वो आपका लिक्विड रहा होगा। उसने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो हमारा ये आपका H2O ऑफ गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, ये उसने बोला। ठीक है, इतना हम समझ गए, इतना उसने बोला। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी 273 प्लस 100 ले लेंगे, 0.15 मत लेना, कैलकुलेशन इजी इसी में पड़ेगी, ये आपका आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं, पुट करते हैं क्या होगा, डेल्टा एन भी निकाल देते हैं, क्या निकल के आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है आपका 1 मोल, रिएक्टेंट में लिक्विड है, लिक्विड के लिए हम लेते नहीं हैं 0, यानी कि ये भी आपका निकल गया 1। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू आपका होता है U प्लस NGRT, यही होता है। आगे देखते हैं, मोल निकालो, आराम से निकल जाएगा, पीवी आप रख नहीं सकते, वॉल्यूम गिवन नहीं है, सिर्फ प्रेशर से काम नहीं चलेगा, तो ये वाला ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। डेल्टा एच उसने दे रखा है 41 किलो जूल पर मोल, यू मेरे को निकालना है, Ng आपका 1 है, आर आप क्या लोगे, आर आप लोगे यहाँ से, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेती हूँ, आर आप यहाँ से साथ में लेके चलेंगे, इसकी जो यूनिट है 8.3 इंटू 10⁻³ में ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है होता क्या है हमारा 8.314 होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे राउंड ऑफ करके 8.3
इंटू 10⁻³ क्योंकि यूनिट इसकी क्या होती है, ये आपका जो आर होता है वो होता है 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन होता है। तो मैं यहीं पे इसे किलो जूल पर मोल डॉट केल्विन में कन्वर्ट कर रही हूँ। टेम्परेचर है 373 केल्विन, केल्विन से केल्विन यहाँ मैं काट दूंगी। बाकी ये किलो जूल पर मोल में है तो इसको भी किलो जूल पर मोल में करना था हमें। डेल्टा यू, ये वाला पार्ट इधर आएगा, 41 किलो जूल पर मोल माइनस 8.3 इंटू 373 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। आपका जो आंसर निकल के आएगा डेल्टा यू, इसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा आपका 37.904 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट को साथ लेके चलेंगे, यूनिट को साथ लेके जाओगे तो कन्वर्जन में आपको इजी पड़ जाएगा। इतना हम समझ गए, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है, बस यूनिट कन्वर्जन देख लेना, हो जाएगा, इजी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंथैल्पी हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है देखते हैं। एक्सटेंसिव में क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह होती है जो आपकी क्वांटिटी में डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह होती है जो आपकी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, क्वांटिटी में डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इतना हम समझ गए। क्वांटिटी का मतलब क्या है, अमाउंट की बात वो कर रहा है। ये अमाउंट में डिपेंडेंट होती है, ये अमाउंट में डिपेंडेंट नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू आपका हो जाता है इंटेंसिव। दूसरी बात ये हो गई। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे एक्सटेंसिव लिखूंगी, यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखूंगी। एक्सटेंसिव अमाउंट पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम। पानी की बोतल लिया, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, बिकॉज ऑफ वाटर की वजह से। अमाउंट है इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, अमाउंट में डिपेंडेंट है, यानी कि वॉल्यूम बिल्कुल होगा, वॉल्यूम हो गया। मोल, मोल भी हम अमाउंट की बात करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स के अमाउंट को हम मोल बोलते हैं, मोल। आगे ऑल एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज होगी वो सारी की सारी। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, मोल हो गया, एनर्जीज हो गई, आपकी हीट कैपेसिटी हो गई, ये भी आपकी एनर्जी में ही आ जाती है। तो ऑल एनर्जीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ये सारी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ज़्यादातर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। प्रेशर, प्रेशर हमें अमाउंट तो नहीं बताता, टेम्परेचर हमें अमाउंट नहीं बताता, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती है। और एक्सेप्शन, और मैंने क्या बोला था, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव आपका इंटेंसिव होता है। इसको लेके चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, इसके आगे, इसके आगे ही मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल। मोल अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है आपका, मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या निकल के आता है, ये होता क्या है, मोल पर लीटर, वॉल्यूम ये आपकी मोलैरिटी होती है, यानी कि मोलैरिटी हमारी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव आपका इंटेंसिव देता है, मोल पर लीटर
ये दोनों ही आपकी एक्सटेंसिव है। क्या बनता है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी आपकी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से जितनी भी मोलर प्रॉपर्टी आपकी होगी और मोलर प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मोलर हीट, मोलर एनर्जी, मोलर कैपेसिटी, ये सारी की सारी मोलर हीट कैपेसिटी, ये सारी की सारी मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी जिसमें मोलर लगेगा। समझ आ गया? इतना हम समझ गए। ठीक है, ये हमारा हो गया मास केजी में हम नापते हैं, ये आ गया आपका। इतना हम समझ गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने ये दे रखा है कि इन्होंने क्या किया, मैं बीकर का एग्जाम्पल लेके चलूँगी। ठीक है, मैंने एक बीकर लिया, 2 बीकर ले ली, चलो एक बीकर ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने इसमें वॉल्यूम डाला यहाँ तक। ठीक है, ये खुला है, ओपन बीकर है, ओपन अभी ओपन है, 250 ml का है, वॉल्यूम है। इसका जो वॉल्यूम है वो है V और इसमें जो टेम्परेचर है वो है T। वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इतना हमें पता है। चलो ठीक है, ये जो हमारा बीकर है, इस बीकर में मैंने कोई एक सॉलिड सा चीज लिया और यहाँ पे बीच में इसको पार्टीशन किया। एक सॉलिड सा चीज लिया और इस बीकर के बीच से मैंने इसको ऐसे करके पार्टीशन किया, ऐसे कर लिया मैंने पार्टीशन। पार्टीशन करने के बाद आधा वॉल्यूम इधर, आधा वॉल्यूम इधर, टोटल वॉल्यूम कितना था? टोटल वॉल्यूम V था। ठीक है, अब मैं इसको अगर पार्टीशन कर देती हूँ, पार्टीशन कर दूंगी मैं वॉल्यूम का, तो कितना हो जाएगा? V/2 ऊपर, V/2 नीचे, ऐसे ही होगा। V/2 ऊपर, V/2 नीचे हो जाएगा, V/2 ऊपर, V/2 नीचे। वॉल्यूम का पार्टीशन हो गया। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T था, अभी भी जो टेम्परेचर है वो T रहेगा, क्योंकि जो भी आप मान लो यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे थे, वो हीट सप्लाई आप कर रहे थे, जितना हीट यहाँ गया उतना ही हीट यहाँ तक जाएगा। एनर्जी अभी भी उतनी ही बढ़ेगी पूरे सिस्टम में। ऐसा नहीं है पार्टीशन करने के बाद आपकी आधी हीट यहाँ हो जाएगी, यानी कि T/2 तो नहीं होगा। गरम, आधा गरम यहाँ होगा, आधा गरम यहाँ होगा, हम ऐसे नहीं बोलते। टेम्परेचर हम पूरे के लिए T ही मानते हैं, इसके लिए भी वही टेम्परेचर होगा, इसके लिए भी वही टेम्परेचर होगा। सिर्फ वॉल्यूम आपकी हाफ होती है, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। जितना गर्म यहाँ होगा उतना गर्म यहाँ होगा, मतलब कि पूरे उसमें टेम्परेचर एक जैसा होगा। टेम्परेचर आपका हाफ नहीं होता है, वॉल्यूम आपका हाफ होता है। ठीक है, इतना मैंने ले लिया। मान लो V/4 का पार्टीशन नीचे हुआ, V/2 का ऊपर हुआ। वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, टेम्परेचर अभी भी पूरे में सेम रहेगा। इसका मतलब है यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम क्या है हमारी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गए हम? इतना हमारा हो गया। एक क्वेश्चन और है, वो करते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे अपना हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv और मेजरमेंट ऑफ आपका एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, सेम वही क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट है, बस वही है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन बोला है कि आपको डेल्टा H, वही ले रही हूं मैं, 41 किलो जूल पर मोल दे रखा है। ठीक है, आगे 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है जिसका डेल्टा H आपका इतना है, और इसमें जो आपका टेम्परेचर, यानी कि जो आपका टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम दे रहे हैं, वो इसने बोला है।
अब उसने बोला है कि 1 मोल जो है वाटर वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है आपका इनटू आइस में, सॉल्यूशन। पॉज करना और खुद से करना है, इसे खुद से करने की कोशिश करना, बहुत इजी है। यू निकालना है, क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका H2O है लिक्विड, आपने हीट दिया इसमें, इस बार हम हीट थोड़ा सा कम दे रहे हैं, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में क्या हो जाएगा आपका H2O सॉलिड। 1 मोल वाटर से 1 मोल सॉलिड में आपका कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है 1 मोल से 2 मोल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। 1 मोल लिक्विड से 1 मोल सॉलिड में आपका कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। डेल्टा एच आपको गिवन है, देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से मोल निकालते हैं, गैस है यहाँ पे, नहीं है, गैस है यहाँ पे, नहीं है, तो 0 आ जाएगा। हमारा जो डेल्टा Ng होता है, मोल होता है, ये सिर्फ गैस के लिए निकलता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं निकलेगा। चलो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT था, ठीक है। ये आपका 0 है, तो ओवरऑल आपका पूरा 0 हो गया। तो जितना आपका H है वही आपका U होगा, यानी कि U आपका क्या हो जाएगा, सेम वही 41 किलो जूल पर मोल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, समझ गए हम, ऐसा कोई टफ तो है नहीं, ठीक है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अपना हीट कैपेसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, मेजरमेंट ऑफ U एंड H कैलोरीमीटर से कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत, ठीक है। थैंक यू।